नमस्कार। प्रधान सेवक ने देश को एक संदेश दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया। करीब 34 मिनट का संदेश था और जो काम की बातें थी वो 4 मिनट में कही जा सकती थी। काम की पहली बात यह है कि लॉकडाउन 4 होगा, यानी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, लेकिन उसके नियम नए होंगे और उसके तरीके भी नए होंगे और राज्यों से जो सलाहें आ रही हैं उनको ज़रूर दिमाग में रखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो काम की उन्होंने की कि एक 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, आर्थिक राहत का पैकेज, जिसकी बहुत दिनों से इंतज़ार थी और हर कोई सोच रहा था कि क्यों नहीं इसका ऐलान किया जा रहा। बहरहाल ये जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ इस पूरे राष्ट्र के नाम संदेश की। एक 20 लाख करोड़ रुपए का प्रधान सेवक के मुताबिक, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। दूसरी बात उन्होंने कही, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में ज़मीन, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉज, 4L, ये जो उनकी वो एक पेंशन जिसे बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है कि वो बनाया जाए, एब्रीविएशंस बनाई जाएं। इसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, यानी ज़मीन होगी, मजदूर होंगे और पैसा और कानून, सभी पर बल दिया जाएगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, गृह उद्योग जो घरों से चलते हैं काम धंधे, हमारे लघु मझोले उद्योग, हमारी MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है, ये उनका कहना है। और ये सारे वो सेक्टर हैं जिनका जिक्र आज इन्होंने किया जो असंगठित क्षेत्र में है। बहुत कम इसमें संगठित क्षेत्र हैं और असंगठित क्षेत्र की ही जो कमर टूटी थी वो नोटबंदी से टूटी थी। आज वापस ध्यान इन पर जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम पैकेज का ऐलान तो हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। लॉकडाउन 4 की जो डिटेल्स हैं वो 18 मई से पहले लोगों को दी जाएंगी, ठीक है। और ये नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा और इससे 18 मई से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जो आर्थिक पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ये किस तरह से किस किस को जाएगा, इसमें इन्होंने एक अम्ब्रेला किस्म की फ़िलॉसफी बताई है कि ये छाता होगा। इस छाते के नीचे जैसे मैंने कब आपको बताया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉज भी होंगे। उसके अलावा छोटे उद्योग और मझोले उद्योग ये भी होंगे, कॉरपोरेट्स भी होंगे, उद्योग जगत भी होगा। और फिर इसके अलावा सप्लाई चेन भी इसके तहत आएगी, रैशनल टैक्स सिस्टम भी आएगा, इन बुनियादी ढांचा भी आएगा और निवेश कैसे आए इसकी भी प्लानिंग होगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा कैसे मिले, ले देकर आत्मनिर्भर भारत, इस पर था जोर। और इसकी डिटेल्स कल से वित्त मंत्री देंगी। यानी जैसे प्रोमो होता है एक किसी सीरियल का या फिल्म का, ये प्रोमो और ऐलान था आज का। डिटेल्स जो हैं कि किसको कितना मिलेगा, किसको राज्यों को ताकत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी खुद फैसले लेने की, राज्यों को कितना पैसा जाएगा, किस किस राज्य को क्या जाएगा, इसकी डिटेल्स एक एक करके ये अभी तय होना है। और निर्मला सीतारमण जो हमारी एक तरह से वित्त मंत्री हैं, वो कल से देना शुरू करेंगी और देती रहेंगी। लॉकडाउन 4 की डिटेल्स 18 मई से पहले दे दी जाएंगी। 2 नीतिगत फैसले हुए हैं, पॉलिसी डिसीजंस। एक तो इकोनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़ जो जीडीपी का करीब 10% है। इस पर अर्थशास्त्रियों की क्या प्रतिक्रिया होती है ये हम देखेंगे कि क्या ये काफ़ी है। हमारे प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई तो हमें काफ़ी लग रहा है, ठीक है। और दूसरे लॉकडाउन 4 जो होगा उसमें क्या क्या होगा, क्या हम सप्लाई जो चेन है उसको बहाल कर पाएंगे, क्या ये जो कोरोना वायरस की चेन तोड़नी थी लॉकडाउन्स की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन 4 एक तरह से ये भी मानना है कि 3 लॉकडाउन कामयाब नहीं हुए हैं चेन तोड़ने में, लगातार किससे जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक ऑल्टरनेट नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन ना लगाया होता 25 मार्च को तो कितने लोग मर चुके होते, 1 लाख कुछ हज़ार लोग, 1,70,000 लोग मर चुके होते। हमारा ये सवाल तो खैर बना रहेगा कि इतनी देर क्यों करी, 55 दिन जो वेस्ट किए वो खैर बात पीछे रह गई। 2 नीतिगत निर्णय हुए हैं,
एक आर्थिक पैकेज का 20 लाख करोड़ का, जिसकी डिटेल्स निर्मला सीतारमण देंगी। ये प्रोमो था एक तरह से, और नीतिगत ऐलान भी था, पॉलिसी अनाउंसमेंट भी थी। और दूसरा लॉकडाउन 4 भी होगा, उसकी डिटेल्स 18 मई से पहले दे दी जाएंगी। ये काम वैसे 4 मिनट में हो सकता था, प्रधान सेवक ने पूरे 35 मिनट लिए। इसमें माइग्रेंट लेबर को लेकर लिप सर्विस की गई, सिर्फ डेली वेजर, माइग्रेंट लेबर, रेडी वाले, ठेले वाले, जिक्र तो किया उनका, लेकिन लिप सर्विस। लाखों की तादाद में जो लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, जिनके लिए अब श्रमिक ट्रेन शुरू की जा रही हैं, उनका कोई जिक्र नहीं था, लिप सर्विस थी। माइग्रेंट लेबर जो कर रहे हैं उसको त्याग, तपस्या और बलिदान ये कह दिया गया। मतलब जितने लोग सड़कों पर मर भी रहे हैं और चलते जा रहे हैं, मजबूर हुए हैं लॉकडाउन के कारण, जो बिना सोचे समझे 4 घंटे के नोटिस पर किया गया, बिना राज्यों की सलाह के, और जिम्मेदारी राज्यों पर डाली गई, उसका जिक्र नहीं। आपदा को अवसर में बदलना, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। इस आपदा को अपने इवेंट में बदलना एक्सरसाइज ये थी। लेकिन एक फ़ैसला अच्छा हुआ, राहत पैकेज का ऐलान हुआ, काफ़ी सब्सटेंशियल है। और दूसरा, लॉकडाउन 4 चलेगा, जिसकी डिटेल्स बाद में आएंगी। सन 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब एक सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, औपचारिक रूप से, ऑफिशियली, पूरे प्रेस पर। तब टेलीविज़न था, लेकिन वो सिर्फ दूरदर्शन था, दूरदर्शन भी नहीं था, टेलीविज़न बोलते थे, अटैच्ड ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो था वो। दूरदर्शन बाद में बना, ठीक है। तो तमाम अखबारों पर, पत्रिकाओं पर, जो इतनी बड़ी तादाद में उस वक्त थे भी नहीं, उन पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। तो कुछ एक संपादकों ने तो अपना विरोध जाहिर किया कि जो संपादकीय होते हैं, जो एडिटोरियल स्पेस होता है, उसको खाली छोड़ा, ठीक है, और खाली छोड़ते भी रहे। कमलेश्वर उनमें से एक थे। 2-1 को जेल भी हुई, बाद में उन्होंने उसका फ़ायदा भी लिया जब जनता पार्टी की सरकार आई। कुछ लोग हाई कमिश्नर भी बने, कुछ लोग और मतलब शहीद बन गए वो। बहरहाल इस दफ़े औपचारिक रूप से ये किया गया है कि गुजरात में एक न्यूज़ पोर्टल है, उसके संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया है देशद्रोह के अपराध में, सेडिशन में। धवल पटेल नाम है इनका। ये एडिटर और ओनर हैं, मालिक भी हैं और संपादक भी हैं। फेस ऑफ नेशन नाम का न्यूज़ पोर्टल है। उसमें उन्होंने एक स्टोरी करी थी 7 मई को, जिसका शीर्षक था मनसुख मंडाविया कॉल्ड बाय हाई कमांड, चांसेस ऑफ लीडरशिप चेंज इन गुजरात। मंडाविया जो है, मनसुख मंडाविया, ये यहाँ केंद्र सरकार में मंत्री हैं और राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। दरअसल गुजरात का रिकॉर्ड 3 बातों पर बुरा चल रहा है, जो बहुत ही, जिसका शोर ढोल गाजे बाजे के साथ कहा गया था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, वो सामने, उसकी हकीकत सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो गुजरात में आ रहे हैं। उसके बाद जो एक और बात सामने आ रही है कि कोरोना वायरस वहाँ पर पहुँचा कैसे है, ठीक है। इसका सीधा साधा जिम्मा जा रहा है जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था उस पर। दूसरे, आज शिक्षा मंत्री जो है गुजरात के, हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है। तीसरे, ये खबर जो है, तो इन सब से मतलब क्या ध्यान हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है, या धवल पटेल ने वाकई देशद्रोह किया है? धवल पटेल जो हैं, उन्होंने जो लिखा था, जो मैंने आपको बताया, उन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं, अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने किया है। उनके घर से उनको उठाया गया, वो उन पर लगाया गया आईपीसी का सेक्शन 124A सेडिशन, देशद्रोह। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54, पनिशमेंट फॉर ए फॉल्स वार्निंग, मतलब एक गलत चेतावनी फैलाने के लिए जो सज़ा होती है वो उन पर लगाई गई है। और जो क्राइम ब्रांच है उसका ये कहना है, एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अनरेस्ट इन द स्टेट एंड सोसाइटी वाज मेड थ्रू अ मैसेज ऑन द वेब पोर्टल। अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड बाय क्राइम ब्रांच एंड आफ्टर दैट द एडिटर वाज बुक्ड एंड डिटेन्ड। एक कोशिश की गई थी कि पूरे प्रदेश में अनरेस्ट, मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए जहाँ पर खलबली मच जाए पूरे राज्य में, और समाज में। एक वेब पोर्टल के ज़रिए ये कोशिश की गई।
उसके बाद एक शुरुआती जांच की गई, क्राइम ब्रांच ने शुरुआती जांच की और उसमें उसके बाद जो संपादक है धवल पटेल, उसको बुक डिटेन कर लिया गया है। ये कहना है बीवी गोहिल, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस डीसीबी अहमदाबाद का। हमारी निगाहों में ये है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टोरी जो है जो धवल पटेल ने की, ये स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म है, अनुमान का जर्नलिज्म है। इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, या इसको सिनारियो बिल्डिंग भी कहा जा सकता है कि एक सिनारियो ये भी हो सकता है। ये देशद्रोह कहाँ से है, हमें अभी तक समझ नहीं आया। देशद्रोह के नाम पर बहुत लोगों को बुक किया गया है। अभी अंडमान में किसी ने कुछ लिखा था फेसबुक पे, सेडिशन का चार्ज लगा दीजिए। तो मैं ये सोच रहा था कि इमरजेंसी का जो सेंसरशिप था और इसमें क्या फ़र्क है। इमरजेंसी जब हटी थी तब मेरे ख्याल एल के अडवाणी ने कहा था मीडिया वालों को, यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू चोज टू क्रॉल। आपसे सिर्फ झुकने को कहा गया था, आप तो रेंगने लगे। और ये लोग जो झुक नहीं रहे हैं, रेंग भी नहीं रहे हैं, इन पर देशद्रोह का चार्ज है। यानी झुकिए, रेंगिए, वरना आप देशद्रोही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। अब नर्स इस वक्त हमारे यहाँ पूरे भारत में नर्सेज जितनी भी हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टरों के साथ मिलकर। लेकिन उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हो रहा। उनके पास पीपीई किट्स नहीं पहुँच रही थी, उनके पास ठीक सामान नहीं पहुँच रहा। तो ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ है जो पुणे के एक अस्पताल का है, जिसमें एक डॉक्टर नर्स को डांट रहा है। क्यों? क्योंकि नर्स ने प्रोटेक्शन की मांग की थी और ये कहा था कि अगर उसे कोरोना वायरस हो जाता है, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसके इलाज की गारंटी ली जाए। उसके घर वालों ने भी कहा था। पहले वीडियो देखिए। आयसीयूमध्ये सगळ्या सिस्टर काम करतात। उद्या तुमच्या आई बापांना झाला तर तिथल्या सिस्टरने हेच म्हणायचं, तुमच्यामुळे आम्हाला झालं तर लिहून द्या म्हणून। हा, हे सगळं शिकवलंय तुमच्या आई बापांनी ना, तर मी तुम्हाला सांगतो उद्या यायचं कामावरती, नाही तर रूम खाली करायची। ह्याच्यापेक्षा मला जास्ती प्रेमाने काय बोलता येत नाही। आणि तू तुझ्या पुरतं बघ, तुला जर राहायचंय तिथं, तुला राहायचं असेल तर तिथं इथे येऊन सकाळी 8ची ड्युटी घेतं करायची, आणि नसेल तर मी येऊन तिथं रूम लॉक करावं लागेल, मी सिलेंडर घेऊन येईल। बाकी मला काही सांगायचं नाही, मी तुला आता सांगतो। आणि आई बापांना सांगायचं मला फोन करायचा नाही, त्यांना बोलायचं नाही, इथे यायचं बोलायचं माझ्याशी बाकी बोलायचं नाही, आणि रूम खाली करायचं नाही तर कामावर यायचं। दोनच बात, चल जा घरी आता। बहुत अच्छी बात है कि प्रधान सेवक ने ऐलान किया था और हेलीकॉप्टर से अस्पतालों पर फूलों की पंखुड़ियाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी गई थी। हाँ, और बहुत अच्छी बात है कि मिलिट्री के बैंड भी सुनाए गए थे अस्पतालों के इर्द गिर्द। कायदे से आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है। इनको पीपीई किट्स, इनकी सिक्योरिटी का ख्याल, साथ में डॉक्टरों की भी, और जो नागरिक है खासकर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमारा तो यही बनता है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे पे फूलों की पंखुड़ियाँ ऊपर से बिखेरने के बजाय या बैंड बजवाने के बजाय इनकी देखभाल की जाए, इनको प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाए और हम इनकी इज्जत करें, डॉक्टरों की भी, नर्सेज की भी। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।